देखिए, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बालाजी एजुकेशन सेंटर पर। मैं गोविंद सर जी। आपने देखा पिछले भी कुछ वीडियो में हम आपको बिलियन चैप्टर से संबंधित यानी पहला चैप्टर डील करवा रहे हैं। उसी के अंतर्गत हमने कुछ आपको टॉपिक क्लियर कराए थे। आज उसके आगे हम पिछले वीडियो जो आप जिन्होंने नहीं देखे हैं वो कृपया पिछले वीडियो देख लें और उनसे क्लियर कर लें, फिर आज से नए वीडियो से जुड़ें। और यहाँ से पराशर दाब से आज स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने पराशर क्रिया से संबंधित और क्वथनांक का उन्नयन, हेमांक का अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ये सारे के सारे आपको टॉपिक क्लियर करवाए थे। और आज हम पराशर दाब से आपको क्लियर कर रहे हैं। तो पराशर दाब थोड़ा सा देखिएगा, हमने लिख रखा है यहाँ पर पराशर दाब। तो पराशर क्रिया को रोकने के लिए प्रयोग किया गया कम से कम दाब पराशर दाब कहलाता है। तो मान लीजिए जैसे कोई पराशर क्रिया हो रही है, ये पराशर क्रिया है, ये मान लीजिए पराशर क्रिया है, ये विलायक है। थोड़ा बड़ा सिस्टम भी अभी हम बताएंगे, पहले इसको समझ लो। ये आपका एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम झिल्ली, ये शुद्ध विलायक है, ये विलयन है। विलयन विलायक होता है कम सांद्र और विलयन होता है अधिक सांद्र। पराशर क्रिया में क्या होता है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति होती है ना। पराशर क्रिया में कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति होती है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। अब यदि हम इस पे कोई पिस्टन लगा दें, ये पिस्टन, ठीक है, इस पर हल्का सा प्रेशर डालें। जब प्रेशर डालते हैं तो पराशर क्रिया बंद हो जाती है। यानी पराशर क्रिया को रोकने के लिए तो प्रयोग किया गया कम से कम बाधाप, वह कम से कम बाधाप जिससे पराशर क्रिया रुक जाए। अब पराशर क्रिया को आप जिस माध्यम से दिखाओ, किसी बड़े ऑपरेटर्स में दिखाओ या ऐसे करके दिखा दो, वो समझाना है आपको कि पराशर क्रिया को रोकने के लिए प्रयोग किया गया कम से कम बाधाप, है ना। तो पराशर क्रिया को रोकने के लिए, जो पराशर क्रिया हो रही है उस पराशर क्रिया को रोकने के लिए कम से कम बाधा, दैट एक्सटर्नल प्रेशर, है ना। तो वो कम से कम जो बाधा होता है, उस पराशर क्रिया को रोकने के लिए हम कम से कम जो बाधा प्रयोग करते हैं वो बोला जाता है पराशर दाब। अब पराशर दाब को मापने की एक विधि भी है, मेजरमेंट भी इंपॉर्टेंट भी है, वर्कले हार्टले विधि द्वारा पराशर दाब का मापन। देखो हम अभी आपको बताते हैं उससे। तो पराशर दाब आपको समझ में आया होगा कि पराशर दाब क्या होता है। फिर हम आपको एक बार बता दें, पराशर क्रिया को रोकने के लिए प्रयोग किया गया कम से कम बाधाप पराशर दाब कहलाता है। अब यहां पर पराशर दाब का मापन वर्कले हार्टले विधि, वर्कले हार्टले विधि द्वारा। इसमें देखिएगा चित्र है, उसकी सहायता से हम आपको समझाते हैं। देखो पिस्टन यहाँ भी लगाया गया, चीज वही है, बस थोड़े बड़े स्तर से दाब मापी यंत्र यहाँ से
विलायक डाला जाता है, ये थिसिल कीप, थिसिल कीप, ये बीच में अर्धपारगम झिल्ली, ऊपर वाले पोर्शन में विलयन, ये ऊपर वाला पोर्शन है, बी नीचे वाले पोर्शन में भी विलयन, ये बीच वाले भाग में आपका विलायक भरा होता है। देखिएगा, बीच वाले पोर्शन में विलायक और ऊपर नीचे वाले में विलयन, विलयन एंड विलयन। ठीक है भाई, ये अर्धपारगम झिल्ली है, अर्धपारगम झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम झिल्ली, ये अर्धपारगम झिल्ली है, ये थिसिल कीप है, इसमें से विलायक डाला जा रहा है, विलायक, ये इसको केस नली बोलते हैं, केस नली। ठीक है, देखिए, वार्कले हार्टले विधि द्वारा पराशर दाब का मापन, वार्कले हार्टले विधि द्वारा पराशर दाब का मापन। ध्यान से देखिएगा, हम एक पात्र लेते हैं, इस पात्र को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में डिवाइड करते हैं भाई? 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक पात्र लेते हैं, एक बर्तन लेते हैं, इसको अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा 3 भागों में डिवाइड करते हैं, है ना। अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा 3 भागों में डिवाइड करते हैं। ये एक पात्र है, इसमें हम अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक पहला पोर्शन, दूसरा पोर्शन, तीसरा पोर्शन। पहले और तीसरे पोर्शन में विलयन भरा होता है, ठीक है ना। पहले और तीसरे पोर्शन में विलयन भरा होता है और बीच वाले पोर्शन में आपका शुद्ध विलायक भरा होता है। आपको मालूम है ये अर्धपारगम झिल्ली का काम होता है, केवल अर्धपारगम झिल्ली से विलायक के कड़ आर पार हो सकते हैं, विलय के कड़ आर पार नहीं हो सकते। तो शुद्ध विलायक बीच वाले पोर्शन में भरा जाता है थिसिल कीप की सहायता से। यहां से जैसे हमने शुद्ध विलायक इसमें भरा और ये विलयन भरा हुआ है, तो अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा पराशर क्रिया संपन्न होने लगती है, यानी कि विलायक नीचे वाले तल में जाने लगता है। नीचे वाला तल चूंकि एक लिमिटेड स्थान है, तो वो जितना देर पराशर होता है उतना हो जाता है, इसके बाद आपका ऊपर जाने लगता है ये। तो शुद्ध विलायक जब ऊपर जाएगा, सीधी सी बात है, आप समझ लो इसको, शुद्ध विलायक जब ऊपर जाएगा तो यानी कि इसका स्तर बढ़ेगा, क्योंकि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति हो रही है अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा। तो यहां से जब ऊपर जाएगा आपका शुद्ध विलायक, जब विलयन में प्रवेश करेगा तो इसका लेवल बढ़ेगा। मालूम कैसे पड़ेगा कि पराशर क्रिया हो रही है? ये जो केस नली का लेवल है, हम देख लेते हैं, हमारा जल यहाँ तक है और इसमें से जल घटना प्रारंभ हो जाएगा, और जब जल घटना प्रारंभ हो जाएगा तो शुद्ध विलायक इसमें पहुंच जाएगा, यानी हमको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ पराशर क्रिया हो रही है। भाई पराशर क्रिया में क्या होता है? विलायक विलयन में प्रवेश करेगा तो विलायक की मात्रा कम होगी, इसका स्तर घटेगा। अच्छा, जब ये पराशर क्रिया संपन्न होने लगेगी, उसी समय ये देखो पिस्टन लगा हुआ है ऊपर वाले पोर्शन पे, तो इस पे हम हल्का सा दाब डालते हैं। जितना दाब डालोगे इस दाब मापी यंत्र के द्वारा उसको मेजरमेंट कर लिया जाएगा। हाँ, दाब कितना डाला जाता है जिससे पराशर क्रिया रुक जाए, बस उतना दाब डाला जाता है, ज्यादा नहीं। ज्यादा दाब डालोगे तो फिर सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पर केवल हमको हल्के से इस पे दाब डालते हैं और उतना दाब डालते हैं जिससे ये पराशर क्रिया रुक जाए। कैसे मालूम पड़ेगा कि पराशर क्रिया रुक जाएगी? क्योंकि ये जो बीच वाले केस नली का लेवल है, ये जब घट रहा है तो पराशर क्रिया हो रही है, वहां से हम दाब डालेंगे तो ये लेवल स्थिर हो जाएगा। जब ये लेवल स्थिर हो जाएगा तो पराशर क्रिया हम समझ जाएंगे पराशर क्रिया रुक गई। और पराशर क्रिया रोकने के लिए ये तो प्रयुक्त किया गया वह दाब, ये तो हमने अभी परिभाषा में बताया था आपको कि पराशर क्रिया को रोकने के लिए, पराशर क्रिया को रोकने के लिए
प्रयोग किया गया कम से कम वह दाब आपका पराशर दाब कहलाता है। तो ये चीज आपको क्लियर हुई। ये बर्कले हार्टले विधि द्वारा पराशर दाब का मापन, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है आपका। सचित्र वर्णन कीजिए। अब इसकी भाषा हम आपको हमने आपको समझा दी है, अपने हिसाब से इसको देख लेना, हल कर लेना, हम भाषा थोड़ी ना लिखवाएंगे, है ना। तो यहाँ पर आपको ये इसको लिखने में आता है कि एक बड़ा सा हम पात्र लेंगे, अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा उसको 3 भागों में बांट देंगे, ठीक है। ऊपर और नीचे वाले भाग में शुद्ध आपका क्या नाम विलयन भरा होता है, बीच वाले भाग में विलायक भरा होता है, ऊपर वाले भाग में एक पिस्टल लगा होता है और दाब मापी यंत्र लगा होता है, ठीक है। बीच वाले पोर्शन में हम शुद्ध विलायक भरते हैं और शुद्ध विलायक भरने के साथ साथ इसमें पराशर क्रिया संपन्न होने लगती है। और पराशर क्रिया जब संपन्न होने लगती, चलने लगती है, उस समय जब हम इस पिस्टन पर दाब डालते हैं, कम से कम वह दाब डालें जिससे पराशर क्रिया रुक जाए, और उस दाब का मापन हम दाब मापी यंत्र के द्वारा कर लेते हैं। हो गया था पराशर दाब का मापन। तो ये आपका एक्सपेरिमेंटल प्रयोग है, बस आपको इसमें थ्योरी लिखनी है। चित्र बनाना, अगर सचित्र बनाना है तो पहले आप चित्र बनाओ और 2 इसके बारे में थोड़ा सा लें। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा पराशर दाब का मापन बाय बर्कले हार्टले विधि द्वारा, ठीक है ना। तो जिन बच्चों को नहीं समझ में आता है, तो जो लाइव क्लास हम शाम को जब जुड़ेंगे 7 सवा 7 बजे, तो वहाँ आप अपने कमेंट में हमें अपनी जो खामियां हैं, जो समझ में चीज़ें ना हैं, उसको हम शेयर कर सकते हैं। हमसे पूछते रहे, हम बताते रहेंगे, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा, देखिएगा। तो ये आपका पराशर दाब का मापन है बर्कले हार्टले विधि द्वारा। तो इतनी चीज़ मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुई होगी, है ना। इतनी चीज़ आपको क्लियर हुई होगी कि पराशर दाब क्या हो गया, पराशर दाब का मापन। अब हम आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा। पराशर दाब, नेक्स्ट पराशर दाब के नियम। पराशर दाब से संबंधित कुछ नियम है, फार्मूला ड्राइव होगा, उससे आपके न्यूमेरिकल लगते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। तो पराशर दाब से संबंधित क्या नियम है। पराशर दाब के निम्नलिखित 2 नियम हैं। निम्नलिखित 2 नियम। नंबर 1, वाइल वन टॉप नियम। देखो भाई, इसको ध्यान से, वाइल वन टॉप का नियम है ना। तो वाइल वन टॉप के नियम में क्या है, स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब, है ना। स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब P ठीक है, स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसी विलयन के मोलर सांद्रता या सांद्रता के समानुपाती होता है। उसी विलयन के सांद्रता या हम इसको मोलर सांद्रता भी बोल सकते हैं, मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है, ठीक है ना। स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासर दाब, देख लो, इसको नोट कर लो। स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासर दाब उसी विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है, यानी P प्रोपोर्शनल C। इक्वेशन नंबर 1
यहाँ पर लिख दो टी बराबर स्थिर, परम ताप के समानुपाती होता है स्थिर ताप पर। तो यहाँ पर स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है, ठीक है ना। तो ये P क्या है, परासरण दाब, C क्या है, सांद्रता, सांद्रता कह दो, या हम इसको मोलर सांद्रता भी कहते हैं, जिसको मोलरता बोलते हैं, ठीक है ना। तो मोलरता फिर ध्यान से सुन लो, है कुछ नहीं उसमें, स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है, एक पहला नियम। अब दूसरा नियम आ जाओ, द्वितीय नियम, चार्ल्स वान टॉप नियम, चार्ल्स वान टॉप नियम, इसमें ये देखो, इसमें क्या था, स्थिर ताप, इसमें क्या है, स्थिर सांद्रता। स्थिर सांद्रता पर, स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब, ठीक है भाई, परासरण दाब P, चलो ठीक है बना। स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब P परम ताप के समानुपाती होता है, परम ताप के समानुपाती होता है। स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब परम ताप के समानुपाती होता है, परम ताप T होता है, T के समानुपाती होता है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा नियम है भाई, फार्मूला P समानुपाती T, इक्वेशन नंबर 2 बराबर C बराबर स्थिर। यहाँ सांद्रता स्थिर है, पहले वाले में ताप स्थिर है, दोनों में परासरण दाब, एक बार पहले वाले में वाइल वान टॉप के नियम में परासरण दाब मोलर सांद्रता के समानुपाती है, और दूसरे वाले चार्ल्स वान टॉप में परासरण दाब कर परम ताप के समानुपाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपको, जैसे हमने आपको यहाँ परासरण दाब को P से इंडिकेट किया है ना, कुछ अध्यापक पाई से भी इंडिकेट करते हैं, तो उससे कोई अंतर नहीं है, वो आप समझ लेना कि पाई भी यहाँ पर P की जगह पाई भी यूज कर लेते हैं ऐसे करके, है ना, वो भी आप यूज कर सकते हो P की जगह, पाई प्रोपोर्शनल C, है ना, पाई प्रोपोर्शनल T, तो ये भी आपका हो जाएगा। तो लिखने का तरीका है अपना अपना, वो उससे कोई मतलब नहीं है। देखो यहाँ पर तो वाइल वान टॉप का नियम आपको समझ में आया होगा ना, P प्रोपोर्शनल C कब, स्थिर ताप पर, P प्रोपोर्शनल T कब, स्थिर सांद्रता पर। ये दो आपके परासरण दाब के नियम हैं। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मिलाते हैं, तो थोड़ा सा इसको हटाना पड़ेगा, है ना। देखो हम लिख देंगे अभी, इसी के आगे इतना आप लोग नोट कर लो, फिर इसके बाद हम देखते हैं। तो परासरण दाब के नियम में पहला वाइल वान टॉप का नियम, दूसरा चार्ल्स वान टॉप का नियम। अब इसको भी इक्वेशन नंबर मैंने 1 माना, इसको इक्वेशन नंबर 2 माना है। आगे देखिएगा, देखो समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर, अभी हमने जस्ट मिनट हम शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं, पहला है आपका P प्रोपोर्शनल C, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है भाई, T इक्वल टू स्थिर। दूसरा है आपका P प्रोपोर्शनल T, इक्वेशन नंबर 2, C इक्वल टू स्थिर, ठीक है। दोनों को मिलाने पे समीकरण 1 और 2 से, इस तरफ क्या है भाई, P प्रोपोर्शनल CT, ये हो जाएगा, बराबर करो एक कांस्टेंट आ जाएगा, ये P बराबर SCT, S भी लिख सकते हैं, R भी लिख सकते हैं इसकी जगह, आपने पढ़ा होगा गैस समीकरण, PV बराबर nRT, है ना। तो PV बराबर nRT से संबंधित वही है, लेकिन विलयन के लिए तो हमने S रख दिया। अब यहाँ देखिएगा आप P प्रोपोर्शनल CT, यानी कि इस तरफ P है और इस तरफ C इंटू T, ये हो गया।
अब जब हमने प्रोपोर्शनल को यानी कि समानुपात को बराबर करते थे कांस्टेंट आ जाता बेटा, तो हमारा फार्मूला क्या बन गया, P इक्वल टू एस सी टी, ठीक है ना। तो ये हमारा फार्मूला बना। अब जरा देखिएगा नीचे हम लिखते हैं P इक्वल टू सी, मोलर सांद्रता इक्वल टू होता है एन अपॉन वी इंटू एस और इंटू टी। यहाँ आप लिख सकते हो चूंकि C इक्वल टू बराबर होता है एन अपॉन वी, क्या होता है भाई, एन अपॉन वी, मोल प्रति लीटर। हमने आपको अभी बताया था कि C क्या है, सांद्रता या मोलर सांद्रता मीन्स मोलरता। मोलर सांद्रता मीन्स क्या होता है बेटा, मोलरता। यहां हम लिखे दे रहे हैं मोलरता बराबर होता है मोल यानी कि एन और प्रति लीटर आयतन लीटर में, ठीक है ना, आयतन लीटर में यानी वी। ये तो मोलरता बराबर होता है मोल पर लीटर, एक लीटर आयतन में उपस्थित किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। समझ में आ रहा है ना, नहीं आए तो फिर पूछ लेना समझ में, देखना जरा। तो यहां पर ये आपका जो C है, C की जगह मैंने क्या रखा है, एन अपॉन वी, ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। P इधर ले जाओ तो फार्मूला बनेगा PV बराबर NHT। ये फार्मूला आपका बना, ये फार्मूला बच्चा आपका बना, क्या बना भाई, PV बराबर NHT। देख लो ध्यान से, PV बराबर NHT। P क्या है, परासरण दाब, V क्या है, आयतन। ये लीटर में ही लिया जाएगा, इतना ध्यान रखना है आपको। N बराबर मोलों की संख्या, ये S बराबर विलयन स्थिरांक, R भी लिख सकते हैं, R भी लिखा मिल सकता है इसकी जगह R। गैस स्थिरांक नहीं है, गैस समीकरण में इसको गैस स्थिरांक बोलते हैं, विलयन चैप्टर में इसको हम विलयन स्थिरांक बोलते हैं। समझ में आ रही ना आपको, कोई बात नहीं इतनी। देखो तो यहाँ पर आपका P बराबर परासरण दाब, N बराबर आयतन लीटर में, N बराबर मोलों की संख्या, R या S विलयन स्थिरांक। अब बच्चा T, इसके आगे हम देखो बताते हैं आपको, T इक्वल टू हो जाता है परमताप। ये तो ये इतनी सारी चीजें हमने आपको दिखाई। फिर देख लो एक बार फिर रिवाइज करे दे रहे हैं। परासरण दाब के दो नियम है, एक वाइल वान टाप का नियम, एक चार्ल्स वान टाप का नियम। वाइल वान टाप के नियम के अनुसार किसी भी विलयन का परासरण दाब उसकी मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है स्थिर ताप पर, ठीक है ना। स्थिर ताप पर किसी भी विलयन का परासरण दाब उसकी मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। चार्ल्स का नियम, चार्ल्स वान टाप का नियम क्या कहलाता है, किसी भी विलयन का परासरण दाब परम ताप के समानुपाती होता है, कब, स्थिर सांद्रता पर। ये सांद्रता स्थिर है। समीकरण 1 और 2 को हमने मिलाया तो P प्रोपोर्शनल CT आया, बराबर जब करते हैं समानुपात को तो कांस्टेंट आता है P बराबर SCT। S विलयन स्थिरांक है, ये लिखा हुआ है, S या R दोनों यूज कर सकते हो, सिंबल से कोई मतलब नहीं, वैल्यूज का याद रखना। इसकी वैल्यू निश्चित होती है 0.0821। अभी यूनिट लिखेंगे इसकी, इसी से बनेगी। तो ये आपकी वैल्यू है इसकी, इसको याद रखना है आपको। यहाँ लिखे दे रहे हैं, दिख नहीं रहा, S इसकी वैल्यू 0.0821, ये ठीक है, एटीएम वायुमंडल मोल इनवर्स, ये S की वैल्यू है। अब यहाँ पर आ जाओ, हमने सारी की सारी चीजें, P परासरण दाब, V आयतन लीटर में, N मोलों की संख्या, S विलयन स्थिरांक इसकी वैल्यू ये है, और T परमताप। अब देखो यहाँ पर पीछे हमने आपको बताया, चूंकि N बराबर क्या होता है, N मोल बराबर होते हैं पदार्थ की मात्रा बटे उसी का अणु भार, है ना। यानी इसको लिख सकते हैं N बराबर W बटे M। ये पीछे भी हमने पढ़ाया है आपको, है पदार्थ की मात्रा, क्या पढ़ाया भाई, पदार्थ की मात्रा बटे उसी का अणु भार, मोल बोला जाता है। तो मोल बराबर होता है पदार्थ की मात्रा बटे उसका अणु भार। समझ में आ रहा होगा ना। तो यहां पर आपको N इक्वल टू W अपॉन M,
इसकी वैल्यू उठा के इसमें रख दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, 1 2 3 मान लो, जो भी मानो, ठीक है। इसलिए पी वी और एन की जगह हम क्या रखेंगे, डब्ल्यू बटे डब्ल्यू अपॉन एम। बाकी आपका फार्मूला उतना है। एन की जगह मैंने रखा डब्ल्यू अपॉन एस टी, एस इंटू टी। ये तो ये आपका टोटल फार्मूला है। ये पी वी फुल फार्मूला, पी वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम एस इंटू टी। तो डब्ल्यू एक्स्ट्रा हो गया बेटा आपका। डब्ल्यू क्या है, पदार्थ की मात्रा या विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा, और एम विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार। तो ये आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा, है ना। तो इसको समझो, देखो जरा, शॉर्ट बनाओ, है ना। तो यहां पर ये आपका इतनी बात क्लियर है, इतनी सी बात आप समझिएगा। और है ना, तो फिर एक बार हम आपको समझाते हैं, देख लीजिएगा। परासर दाब का नियम, पी प्रोपोर्शनल सी, प्री प्रोपोर्शनल टी, ये दो नियम है। वाइल वान ठाप का नियम, चार्ल्स वान ठाप का नियम, ठीक है ना। दोनों नियमों को मिलाने पर आपका टोटल फॉर्मूला ये बनता है पीवी इक्वल टू एनएसटी, ठीक है ना। समझ में आ रही। परासर दाब का नियम यानी कि दो नियम है, पहले वाइल वान ठाप का नियम, चार्ल्स वान ठाप का नियम, और दोनों नियमों को जब मिलाते हैं तो आपका बनता है पीवी बराबर एनएसटी। ये इंपॉर्टेंट आपका है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो परासर दाब के नियमानुसार, ये परासर दाब का आपका नियम है। परासर दाब की जो नियम है, दोनों नियमों को जब हम मिलाते हैं तो ये हमारा फार्मूला बनता है। समझ में आ रही है। और इस फार्मूले से महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आपके न्यूमेरिकल लगाए जाते हैं। तो ये आप देखिएगा जरा, परासर दाब के नियम की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो ये आपका फार्मूला निकला है, ये जो फार्मूला निकला है, फिर हम आपको बताते हैं। ये जो आपका फार्मूला निकला हुआ है, पी वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम इंटू एस टी, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ना। समझ रहे हैं हमारी बात को। तो ये इससे भी सारे न्यूमेरिकल लगते हैं। ये डब्ल्यू है, ये एम है, और ये एन इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपॉन एम। ठीक, ओके बेटा। तो इस फार्मूले से अभी हम आपको न्यूमेरिकल लगवाएंगे। हमने बोला था कि हम पूरा थ्योरी वाला पोर्शन कवर करने के बाद फिर न्यूमेरिकल आपको पढ़ाते हैं। जो हमने पीछे पढ़ा दिया न्यूमेरिकल वो तो ठीक है, उसके आगे हम आपको देखते हैं। ठीक है भैया, समझ में आया। हाँ, तो देखो जरा, पी वी इक्वल टू डब्ल्यू एस टी अपॉन एम, ये आपका फार्मूला निकला। इसको नहीं समझ, नोट कर लो और फिर हम आगे देखते हैं। तो इतना चीज आपको समझ में आया होगा मेरे हिसाब से, है ना। तो यहाँ पर कुछ किताबों में बेटा ऐसे करके मिला होगा आपने, जैसे आपको लिखा है पी वी बराबर, है ना, डब्ल्यू अपॉन एम एस टी, या फिर ऐसे करके भी लिख जाएगा पाई वी, है ना। ये थोड़ा सा सिस्टम है अपना अपना, इसको ध्यान में रखना है। ये परासर दाब को इंडिकेट करता है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है आपको, उससे कोई मतलब नहीं है। अब हम आपको, अब देखिएगा, ये हमने आपको चारों, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासर दाब, ये चारों हमने आपको अणुसंक गुणधर्म पढ़ाए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, चारों से 100% ठीक है, हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये चारों आपके इंपॉर्टेंट अणुसंक गुणधर्म है। अब इसके बाद आपका थोड़ा सा टॉपिक और रह गया है, और फिर समाप्ति को चलते हैं। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल। तो अब जैसे हमारा इसके बाद टॉपिक आता है, ये आप यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, परासर दाब से संबंधित अभी हम न्यूमेरिकल लगवाएंगे, वो बात की। अब इसके बाद हम पढ़ाते हैं आपको असामान्य अणुभार, असामान्य अणुभार, ये या अपसामान्य भी बोलते हैं इसको, अपसामान्य।
अणुभार। ये ठीक है ना, असामान्य अणुभार या अपसामान्य अणुभार। एक मिनट रुकना। देखो, तो अभी जैसे मान लीजिए अपसामान्य अणुभार की हम बात करते हैं। आप जानते हो कि किसी भी यौगिक का हमें अणुभार निकालना है, अणुभार ज्ञात करना है। आप जैसे लिखते हो, हमने एग्जाम्पल दिया, मान लो C2H5OH, इसका अणुभार, तो फार्मूले के आधार पे हम अणुभार निकालते हैं इसका। 12 दूनी 24, एक हाइड्रोजन का एक, 5 का 5, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का एक, टोटल आ जाएगा 46। ये आपका क्या है, इस यौगिक का अणुभार है ना, ये इस टॉपिक का अणुभार है, कैलकुलेटेड अणुभार। ठीक है ना, ये इस तत्व का यौगिक का ये अणुभार है। अच्छा, अपसामान्य का मतलब क्या होता है? प्रायोगिक दृष्टि से जब हम किसी भी यौगिक का अणुभार प्रयोग करके निकालते हैं, एक्सपेरिमेंटल करके निकालते हैं, तो जो उसका अणुभार निकलता है वो सामान्य अणुभार से भिन्न होता है। बात समझ में आ रही है? ये आपका सूत्र के आधार पे अणुभार है। अब इसी मान लो यही अणुभार निकालने को किसी न्यूमेरिकल में आ जाए कि फलाने का अणुभार ज्ञात कीजिए, यूरिया मान लो विलेय है, यूरिया का अणुभार हमें मालूम है कि 60 होता है, लेकिन फिर भी वो निकालने को पूछ दे कि इसका अणुभार ज्ञात कीजिए, तो फिर जो अणुभार की वैल्यू आएगी वो अणुभार की वैल्यू 60 के आसपास ही आएगी, लेकिन थोड़ा बहुत 19-20 आएगी, कम आएगी या ज्यादा आएगी, है ना। तो उसे बोलते हैं अपसामान्य अणुभार। क्या बोलते हैं भाई? उसे हम बोलते हैं अपसामान्य अणुभार। तो यहां पर आपका ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उसको हम ऑब्जर्व्ड वैल्यू बोलते हैं, प्रेक्षित मान। इसको ध्यान रखना है आपको, प्रेक्षित मान है, प्रेक्षित मान ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो कैलकुलेट की जाती है उसको हम प्रेक्षित मान बोलते हैं, कैलकुलेटेड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, इसको कैलकुलेटेड वैल्यू बोलते हैं, कैलकुलेटेड वैल्यू। ये आपका परकलित मान, परकलित मान, परकलित मान, ठीक है। और जो हम प्रायोगिक ज्ञात करते हैं ये, और दूसरी कंडीशन है प्रायोगिक, प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटल, प्रायोगिक मान, उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, प्रेक्षित मान, प्रेक्षित मान। ध्यान रखना भैया, इसको अच्छे से समझ लो, बताए दे रहे हैं। हाँ, ये आता है, इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आपने पढ़ा होगा, मेरी बात को फिर ध्यान से सुनो, किसी भी अणुसंघ के गुणधर्म से, अब हमने आपको 4 अणुसंघ गुणधर्म पढ़ाए हैं, कितने पढ़ाए हैं? 4। किसी भी अणुसंघ के गुणधर्म से जब हम अणुभार ज्ञात करते हैं, किसी भी अणुसंघ गुणधर्म से जब हम अणुभार ज्ञात करते हैं, तो जो प्रयोगात्मक मान ज्ञात होता है वह सामान्य मान से भिन्न होता है। सामान्य सूत्र से, जो सूत्र की सहायता से हम अणुभार निकालते हैं, उससे ये भिन्न होता है। तो ये जो भिन्न मान आता है इसी को हम अपसामान्य अणुभार बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? अपसामान्य अणुभार। फिर ध्यान से सुन लो, फिर समझ लो, किसी भी अणुसंघ गुणधर्म की सहायता से, अणुसंघ गुणधर्म आपके हमने 4 बताए हैं, वाष्प पदार्थ का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासर दाब। चारों फार्मूलों से हम अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। पहले वाले फार्मूले से भी हम अणुभार ज्ञात कर सकते हैं, P-PS/P = स्मॉल w कैपिटल M/कैपिटल W स्मॉल m। दूसरे वाले फार्मूले से क्वथनांक का उन्नयन, वहां भी विलेय का अणुभार आता है,
हेमांग का नमन वहां भी विलेय का अणुभार आता है और पराशर धाम में भी विलेय का अणुभार आता है। चारों विधियों से हम अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो अणुभार ज्ञात करते हैं इन चारों अणुसंग गुणधर्मों की सहायता से, उस अणुभार को हम बोलते हैं अपसामान्य अणुभार, क्योंकि इनके सामान्य अणुभार से इनकी वैल्यू भिन्न आती है। आपको समझ में आया होगा, हम बार बार कह रहे हैं, फिर समझ लो, इसीलिए हमने क्लियर करके आपको बताया है। तो यहां पर ये जो वैल्यू है ये सामान्य वैल्यू है, ये सामान्य मान है, सामान्य मान, और ये आपका प्रायोगिक मान है। अब सामान्य मान को, ये जो आपकी वैल्यू पहले से क्लियर है कि इस पदार्थ का अणुभार इतना है, तो उसको हम कैलकुलेटेड वैल्यू बोलते हैं, परिकलित मान ज्ञात किया गया पहले से प्रयोग के द्वारा। अब यहां पर जैसे न्यूमेरिकली निकलता है, प्रायोगिक दृष्टि से निकलता है ना, प्रैक्टिकली मान निकालते हैं हम, तो इसको ऑब्जर्व्ड वैल्यू बोलते हैं। अब किसी भी अणुसंग गुणधर्म, कोई भी अणुसंग गुणधर्म आप ले लो, है ना बेटा, कोई भी अणुसंग गुणधर्म ले लो, तो अणुसंग गुणधर्म तो आपके 4 हैं, और अणुसंग गुणधर्म के आधार पे हम ये सामान्य और असामान्य, इसको याद रखना भाई, सामान्य अणुभार और असामान्य, असामान्य कह दो, अपसामान्य कह दो, कुछ भी कह दो, तो आपको मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। अब सामान्य का मतलब होता है कि किसी भी अणुसंग गुणधर्म की सहायता से जो हम अणुभार ज्ञात करते हैं उसका मान सामान्य अणुभार से थोड़ा भिन्न आता है, ठीक है ना। तो ये भिन्नता का कारण क्या है, ये भिन्न क्यों आता है, उसका कारण है भाई भिन्न क्यों आता है। तो यही छोटे छोटे टॉपिक हैं इसमें, भिन्नता का कारण क्या है, अपसामान्य अणुभार के कारण, अणुभार में अपसामान्यता के कारण, अणुभार में अपसामान्यता के कारण। अब देखो ये चीज, अपसामान्यता का क्या कारण है भाई, जैसे मान लीजिए हम विलयन बनाते हैं, तो विलयन बनाने के लिए हम 2 प्रकार के पदार्थ विलय करते हैं, एक वैद्युत अपघट्ट और एक वैद्युत अनपघट्ट। वैद्युत अपघट्ट, वैद्युत अपघट्ट, और दूसरा है वैद्युत अनअपघट्ट, अनअपघट्ट, ठीक है भैया। वैद्युत अपघट्ट क्या होता है, आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक, ठीक है। अब वैद्युत अनअपघट्ट ये आयनिक यौगिक नहीं होते, ये आपका ध्रुवीय होता है, ये अध्रुवीय होते हैं, अध्रुवीय, ये ध्रुवीय होते हैं। अब एक्चुअली में अपसामान्यता का कारण क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये है एक विलायक, अब इसमें हमने विलेय घोला, विलेय किस प्रकार का घोला, वैद्युत अपघट्ट। जब वैद्युत अपघट्ट पदार्थ हम घोलते हैं तो ये आयनों में टूटता है, सीधी सी बात है। तो अपसामान्यता के कारण क्या है, अगर कोई भी पदार्थ, विलेय पदार्थ को यदि हम विलायक में घोलते हैं तो वो आयनों में टूटता है, यानी कि वियोजित होता है। तो अगर कोई भी वैद्युत अपघट्ट पदार्थ जब हम विलयन बनाते हैं तो उसमें वियोजित होता है, तो एक कारण हो गया वियोजन, समझ रहे ना भाई बात, तो वियोजन होता है। दूसरा हो गया संयोजन, ये 2 प्रकार की कंडीशन, जैसे मान लीजिए NaCl है, तो NaCl आपका 2 भागों में टूट गया, Na+ Cl-, तो ये वियोजन हो गया। एक तो प्रोसेस हो गई नंबर 1 कारण, अणुभार में अपसामान्यता के कारण, अणुभार में अपसामान्यता के कारण वियोजन की मात्रा या वियोजन होता है। भाई कोई भी आपका वैद्युत अपघट्ट पदार्थ है, पानी में घोलेंगे या किसी भी वैद्युत अपघट्ट पदार्थ, उसके नाम विलायक में घोलेंगे तो वो 2 प्रकार के आयनों में विलय हो जाएगा, टूट जाएगा, सॉरी। तो ये आपका वियोजन की मात्रा है। भाई अपसामान्यता का कारण क्या, अणुभार में अपसामान्यता क्यों आती है, तो नंबर 1 वियोजन के कारण। ये वैद्युत अपघट्ट पदार्थ वियोजन भी करते हैं और संयोजन भी करते हैं। संयोजन देख लो भैया, संयोजन, संगुणन जिसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए 2 एसिटिक एसिड है, अलग अलग अणु हैं, इनको जोड़ दिया गया, ये 2 बन गए डाइमर के रूप में,
CH3COOH का होल ट्वाइस, ये इस प्रकार से। तो ये संयोजन भी हो जाता है, समझ में आ रही ना। तो यहाँ पर जब किसी विलेय पदार्थ को हम पानी में घोलते हैं या किसी भी अन्य विलायक में घोलते हैं तो या तो उनका वियोजन होता है या फिर संयोजन होता है ना, वियोजन होता है या संयोजन होता है। तो वियोजन हो रहा है या संयोजन हो रहा है तो उस कंडीशन में इनके अणुभार में असमानता आ जाती है, उनके अणुभार में असमानता आ जाती है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो रही है। तो जब किसी वैद्युत अपघट पदार्थ को हम विलायक में घोलते हैं तो यदि वह वियोजित होता है, क्या होता है भाई, यदि वह वियोजित होता है तो उसके अणुभार में अपसामानता उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, उसके अणुभार में अपसामानता उत्पन्न हो जाती है। और अब तीसरी कंडीशन देखो, पहली कंडीशन क्या, वियोजन हो रहा है तो अपसामानता उत्पन्न होगी, संयोजन हो रहा है तो अपसामानता उत्पन्न होगी, है ना, वियोजन हो रहा है तो अपसामानता उत्पन्न होगी और संयोजन हो रहा है तो अपसामानता उत्पन्न होगी, ठीक है। और तीसरी कंडीशन है कि अगर मान लीजिए विलेय पदार्थ ना तो संयोजित हो रहा है ना वियोजित हो रहा है ना, विलेय पदार्थ ना तो संयोजित हो रहा है और ना ही वियोजित हो रहा है, तो फिर उसका जो आपका प्रायोगिक अणुभार है वो सामान्य अणुभार के बराबर ही निकलता है, समझ में आ रही है। प्रायोगिक अणुभार जब कोई वैद्युत अपघट पदार्थ ये वैद्युत अनवघट पदार्थ, जैसे मान लीजिए इसमें यूरिया आ गया आपका, है ना, ये आपके आयनों में नहीं टूटते हैं, ग्लूकोज है, ये आयनों में नहीं टूटते हैं। तो ये जब विलय करते हैं तो इनका जो सामान्य मान है, सामान्य अणुभार और प्रायोगिक अणुभार बराबर होते हैं, प्रायोगिक अणुभार बराबर होते हैं इसके बेटा, सारी बात समझ में दिख रहा है आना। तो ये चीज आपकी जब ये दोनों बराबर होते हैं तो सामान्य अणुभार और प्रायोगिक अणुभार बराबर होते हैं, अर्थात इसमें अपसामानता नहीं दिखाई देती है। तो अपसामानता केवल आपको ये दो कंडीशन में दिखाई देती है, तीसरी इसको भी बोला गया है ना। तो यहाँ पर वियोजन की मात्रा है, जब वियोजन होता है तो अपसामानता है ना, वियोजन होता है तो अपसामानता में कमी होती है और संयोजन होता है तो अपसामानता में वृद्धि हो जाती है। भाई जैसे वियोजन की मात्रा है तो मान लीजिए किसी भी यौगिक का अणुभार जैसे यूरिया है या इसका 46 है ना, और इसका 46 है और हमने मान लो ये तो वियोजन होगा नहीं, मान लो NaCl है, तो NaCl को जब हमने पानी में डाला घोला तो वियोजित हो गया, तो उसका मान लो जैसे NaCl का जितना भी अणुभार हो आपका 58.5 है तो कुछ कम आ जाएगा, ठीक है ना। और भी एस्टिक पदार्थ हैं और भी हो सकते हैं तो ये थोड़ा कम आ जाएगा। और अगर ये भरेंगे, है ना, वैद्युत संयोजन हो रहा है तो थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा भाई। और अगर ये वैद्युत अनवघट पदार्थ है तो उसमें असमानता यानी कि लगभग दोनों समान होते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, है ना, कि मेरे ख्याल से आपको ये अपसामानता का जो लक्षण है ये आपको समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट पोर्शन है, फिर हम आपको बता दे रहे हैं। परासरण दाब का नियम, उससे संबंधित फार्मूला PV बराबर nRT या P बराबर NST, ठीक है। और फिर इसके बाद अणुभार में अपसामान्य यानी असामान्य अणुभार। तो असामान्य अणुभार क्यों होता है, क्योंकि जब क्या नाम आयनिक पदार्थ के कारण अगर वो वियोजित होता है, संयोजित होता है तो उसके कारण यहाँ पर अणुभार में अपसामान्यता उत्पन्न होती है, ठीक है भाई। तो अपसामान्यता उत्पन्न होने के साथ साथ अपसामान्यता उत्पन्न हो गई तो फिर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अभी भी हमने जितने भी आपको अणुसंवर्धन पढ़ाए, जैसे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन पढ़ाया, क्वथनांक का उन्नयन पढ़ाया, हिमांक का अवनमन पढ़ाया, सभी में हमने जो विलेय पदार्थ लिए थे वो सब आपके कैसे थे, वैद्युत अनवघट अर्थात आयनिक नहीं थे। जैसे ग्लूकोज था, यूरिया था, है ना, किसी में सुक्रोज था, ऐसे वैद्युत अपघट पदार्थ थे, कोई भी आयनिक पदार्थ नहीं था। तो वहां तक तो आपका अणुसंवर्धन में निकला। अब लेकिन यहाँ पर अपसामान्यता जब उत्पन्न होती है तो आयनिक के द्वारा होती है। तो आयनिक पदार्थों को जब विलय किया जाता है तो फिर एक घटक यानी कि कारक का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है वान टॉप कारक। समझ में आ रही बात हमारी कि अपसामान्यता जब पैदा होती है, उत्पन्न होती है। अपसामान्यता क्यों उत्पन्न हो जाती है, जब उसमें हम आयनिक पदार्थ को घोलते हैं। अभी तक आयनिक नहीं घोला था तो अपसामान्यता कोई मतलब नहीं। अपसामान्यता कब उत्पन्न होती है, जब आयनिक पदार्थ घोलते हैं। और आयनिक पदार्थ
जब घोलते हैं तो फिर वहां पर एक घटक का प्रयोग किया जाता है जिसे हम बोलते हैं वान ठाप कारक। और उस वान ठाप कारक की सहायता से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लगते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो आपके आते ही आते हैं। वान ठाप कारक यानी रिप्रेजेंटेड बाई आई, और आई के अंतर्गत हम निकालते हैं वियोजन या संयोजन की मात्रा यानी अल्फा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम आपको इतना आप देखिए, और इसके संबंधित हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, है ना, बताएंगे कि इसके बारे में क्या होता है, उससे फिर संबंधित न्यूमेरिकल करवाएंगे। धन्यवाद।